है या सल्फेट आयन है, नंबर वन. So if you have a single salt, it is very easy to identify the cations and anions. इसी मतलब जो rules है उसके हिसाब से हम निकालेंगे. And once you find out the cation and anion, you don't have to put your brain into the composition because there is only one cation and one anion. So the composition will be obviously sodium sulfate. पर कभी कभार क्या होता है, जो salt identification होता है वहां पे we give you a mixture of salts, two salts या जो भी है. तो हमारा जो मेथड है उसपे we can only identify the cations and anions. We can't comment on the composition. For example, तुम्हें मैंने एक salt दिया, mixture of salts दिया, और तुमने rules के अकॉर्डिंग जो हम अभी डिस्कस करेंगे one by one. Suppose you have confirmed that these are your cations in the solution and these are your anions in the solution. ये तुमने आइडेंटिफाई कर लिया as per the methods. Very good. पर इसके बाद एग्जाम में दे विल इंसिस्ट कि इसका कंपोजिशन क्या होगा. कंपोजिशन मतलब कौन सा कैटायन किसके साथ अटैच्ड है. सो देयर कैन बी टू परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. वन दिस वन NaNO3 barium sulfate. This can be one possibility, and the second possibility can be barium nitrate and sodium sulfate. अब दोनों में कोई एक ही चीज तो सही है, दोनों तो सही है नहीं. तो इस पे भी ये आयंस मिलेगा, इस पे भी ये आयंस मिलेगा. तो यू आर राइट फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव. नाउ जब कंपोजिशन लिखेंगे कौन सा कंपोजिशन सही है, इसके लिए कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए. जो हमारा सोडियम पोटेशियम सॉल्ट्स होता है, दे आर ऑलवेज वाटर सॉल्युबल. दे आर ऑलवेज वाटर सॉल्युबल. सिमिलरली जो नाइट्रेट्स होता है, नाइट्रेट्स, इसका भी सॉल्ट्स हाईली वाटर सॉल्युबल होता है. बट बेरियम सल्फेट शायद तुम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़े हो और लास्ट ईयर केमिकल बॉन्डिंग में भी सॉल्युबिलिटी में पढ़ते थे, या इवन इन क्लास 11 अल्कालाइन अर्थ मेटल यू मस्ट हैव रेड इट. बेरियम सल्फेट इज अ परफेक्टली इनसॉल्युबल सॉल्ट, प्रेसिपिटेट. तो इन दोनों में कौन सा कंपोजिशन सही है, रेड वाला या ब्लू वाला, इसके लिए क्या करेंगे, जो सैंपल मैंने तुम्हें दिया था दैट कैन बी आइदर दिस और दिस. व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट? उस सैंपल को पानी में डिसॉल्व करो. टेक द सैंपल, एड सफिशिएंट वाटर एंड शेक इट. अगर उसमें बेरियम सल्फेट होता है तो ऑब्वियसली सोडियम नाइट्रेट विल बिकम सॉल्युबल, बट बेरियम सल्फेट विल बी इनसॉल्युबल. सो द मिक्सचर we can say will be partially soluble with barium sulfate remaining at the bottom of the solution. Soluble nahi hoga. But I don't know what will you observe. I am talking of the observation. But if your composition is this one, then the compound on adding water will become completely soluble. All of you understood this? Yes, sir. तो जब तुम्हें सैंपल दिया गया था, तुमने खाली ये रिपोर्ट किया, मुझे ये कैटायन या एनायन मिला. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये रिपोर्टिंग इज राइट, बट व्हेन दे आस्क यू द कंपोजिशन, इन दोनों पॉसिबिलिटी में कौन सा सही है, ये पता करने का तरीका क्या है कि तुम्हारा सैंपल को तुमने पानी में डिसॉल्व करो, ऐड करो वाटर. अगर पूरा सॉल्युबल होता है, इफ द मिक्सचर इज टोटली सॉल्युबल, देन दिस इज द राइट कंपोजिशन. एंड इफ द मिक्सचर इज पार्शियली सॉल्युबल, this is the right composition. That means without the test of solubility, we cannot confirm which is the right composition. तो कंपोजिशन निकालने के लिए सॉल्युबिलिटी के बारे में आइडिया होना जरूरी है. हाँ, लेकिन कौन सा कैटायन और कौन सा एनायन होता है, इसके लिए हमें बहुत सिस्टमेटिक वे से टेस्ट को करना पड़ेगा. उस टेस्ट के थ्रू हम निकाल पाएंगे कौन सा कैटायन कौन सा एनायन प्रेजेंट होता है. Got it? Yes, sir. Good. Could it be a possibility? It could be a possibility कि दोनों का मिक्सचर हो, लाइक थोड़े पार्शियली सॉल्युबल का एक फ्रैक्शन हो और थोड़े पूरा वाटर सॉल्युबल का फ्रैक्शन हो. नॉर्मली वो देता नहीं है. वो तो बहुत कुछ सकता है, वो तो बहुत कुछ, चारों का ही मिक्सचर हो सकता है. बट इफ आई गिव यू अ बाइनरी मिक्सचर, तो बाइनरी में ये दो पॉसिबिलिटी आए. Got it. वो लिख के देगा बाइनरी मिक्सचर, नहीं तो चारों का भी मिक्सचर हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता है, वो लिख के देगा. सर मतलब अगर उसने बोला कि पार्शियली सॉल्युबल है तो फिर ये वाला लेंगे और
रेड वाला लेंगे, और कंप्लीटली सॉल्युबल है तो ब्लू वाला लेंगे। सर वो मतलब ऐसे पूछ सकते हैं वो लोग, सॉल्ट का नाम नहीं लिखेंगे और हाँ, वो तुम्हें क्या करेगा एग्जाम में, ये 4 कैटायन और एनायन का नाम लिख के देगा। अ स्टूडेंट हैज आइडेंटिफाइड दिस कैटायन एंड दिस एनायन, नाउ इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट द सॉल्ट ऑफ द मिक्सचर इज कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल, कमेंट ऑन द बाइनरी कंपोजिशन। तो यही होगा तब आंसर। ओके सर, बट राइट। BaSO4 तो सॉल्युबल ही नहीं है, तो वो आयंस में नहीं टूटेगा, तो पार्शियली सॉल्युबल वाला तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नहीं, वो आयंस पे यहाँ पे नहीं टूटेगा, जब टेस्ट करेंगे तब उसको सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन के थ्रू आयंस पे कन्वर्ट कर लेंगे, टेस्ट कैसे करेंगे? ओके, समझ गया। हाँ, जैसे तुमने सही क्वेश्चन पूछा, धीरे धीरे देखोगे ये जैसे सॉल्ट है, इसका आइडेंटिफिकेशन तो एक्वा सोल्यूशन में हो जाएगा, आयनाइज कर जाएगा, परफेक्टली राइट। बट ये तो आयनाइज नहीं करेगा, तो इसका टेस्ट हम एक्वा सोल्यूशन में नहीं करेंगे, इसका दूसरा सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व करके फिर ले आएंगे, नहीं तो हाउ डू आई नो बेरियम है, पता ही नहीं चलेगा ना। राइट सर। चलो धीरे धीरे हम करते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो किसी भी सॉल्ट में 2 पार्ट होता है, एक पॉजिटिव पार्ट जिसको तुम लोग कैटायनिक पार्ट कहते हो, उसको इस चैप्टर में कॉल इट एज बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल मतलब बेस से आता है, पॉजिटिव पार्ट है। ऑल कैटायंस आर कॉल्ड बेसिक रेडिकल्स एंड ऑल एनायंस आर कॉल्ड एसिड रेडिकल्स, दिस आर द नेम्स। अब जो सिलेबस पे है हम सब करेंगे, ठीक है, जेई सिलेबस काफी बड़ा है इसका, लेकिन पॉइंट यह है किसी भी रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टेस्ट। ड्राई टेस्ट एंड वेट टेस्ट, दोनों में डिफरेंस क्या है? ड्राई टेस्ट का मतलब होता है तुम्हारा जो सब्सटेंस है जिसको तुम टेस्ट कर रहे हो, दैट शुड बी इन द ड्राई स्टेट। इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम कोई लिक्विड केमिकल नहीं डालोगे, यू कैन 100% ऐड डाइल्यूट HCl, लिक्विड डाल सकते हो, बट तुम्हारा सब्सटेंस ड्राई स्टेट पे होना चाहिए। और वेट टेस्ट पे क्या होता है, तुम्हारा जो सब्सटेंस है, मतलब जिसको तुम आइडेंटिफाई करना चाहते हो, उसको पहले हम सोल्यूशन में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय डिसॉल्विंग इन अ प्रॉपर सॉल्वेंट। जो पानी में जाता है उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे, जो पानी में नहीं जाएगा उसको दूसरा सोल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। मतलब वेट टेस्ट में बाय सब्सटेंस शुड नॉट बी इन द ओरिजिनल फॉर्म, उसको कैसे ना कैसे हम उसको सोल्यूशन में कन्वर्ट कर लेंगे, सोल्यूशन में ले जाएंगे, और सोल्यूशन में ले जाने के बाद उसका टेस्ट करेंगे। ये होता है वेट टेस्ट और ड्राई टेस्ट पे डिफरेंस। बहुत लोग सोचते हैं ड्राई टेस्ट पे एवरी केमिकल शुड बी ड्राई, नो नो नो, व्हाई एवरी केमिकल शुड बी ड्राई? ओनली द रिएक्टेंट इज इन द ड्राई स्टेट। और वेट टेस्ट में क्या होता है, तुम सोल्यूशन में कन्वर्ट करके उसको टेस्ट करते हो, इसलिए ड्राई टेस्ट आर कॉल्ड द प्रिलिमिनरी टेस्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट। और वेट टेस्ट क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट। नोट कर लो। ड्राई मतलब बेसिकली प्योर, राइट? यस, द कंपाउंड शुड बी इन द ड्राई स्टेट, पाउडर फॉर्म में या जो फॉर्म में देगा वो। और वेट का मतलब उसका सोल्यूशन बना के टेस्ट करेगी, ये डिफरेंस है दोनों में। अच्छा, एसिड के आगे क्या लिखा है? अमन एसिड। Cations are called basic radicals, anions are called acid radicals. गॉट इट। बेसिक रेडिकल का भी ड्राई टेस्ट वेट टेस्ट होता है, एसिड रेडिकल का भी ड्राई टेस्ट वेट टेस्ट होता है। पहले इसको लिख लो फिर आगे बताएंगे। डन। So just a minute. Done.
दिस इज द, तुम तो टेस्ट तो किसी को भी पहले किसी को बाद में कर सकते हो, पर नॉर्मली जो सीक्वेंस हम लोग लैब में फॉलो करते हैं, पहले वी फॉलो अप विद द ड्राई टेस्ट, देन वी फॉलो अप विद द वेट टेस्ट। तो हमें 4 एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, मतलब 4 कैटेगरी ऑफ एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट, सेकेंड, और एवरी एक्सपेरिमेंट का मेथड होता है एक ही। विल मेक अ टेबुलर फॉर्म जिसपे हम लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखेंगे, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट डज नॉट मीन लैब वाला मेथड पूरा डिटेल्स पे बताएंगे होता क्या है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जर्वेशन। एग्जाम में यही चीज गिवन होगा और तुमसे पूछा जाएगा इसका इन्फरेंस क्या है। तो वेदर इज अ ड्राई टेस्ट और अ वेट टेस्ट और वॉट एवर टेस्ट, हम इसको ऑलवेज टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे। और तुम्हें हर एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जर्वेशन होता है, उस ऑब्जर्वेशन का मतलब कौन सा रेडिकल होता है, ये तुम्हें मेमोराइज करके याद रखना है। हम तो एग्जाम में लिख देंगे, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कंपाउंड जो ये करने से वो कलर देता है, बस खत्म, हम इतना लिख के छोड़ देंगे। तुम्हें इस ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से पता करना होगा जो मैंने लिख पाया था उसमें ये कौन सा कैटेगरी में आता है। तो सिस्टमेटिक वे से अगर हम करेंगे, फर्स्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्या, ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल्स, ये नंबर 1 होगा। यानी यू जस्ट मेक अ चार्ट और अ टेबुलर फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इन्फरेंस, देन वी शall start the process one by one. We are starting with the dry test, ठीक है। इन्फरेंस या कंक्लूजन। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, what have I written? What have I written? Dry test tube heating. इसका मतलब क्या है, डायग्राम ड्रॉ करना जरूरी नहीं, नीड टू अंडरस्टैंड। दिस इज योर glass tube. उसपे you add your sample so that it does not stick to the walls, it goes to the bottom. जो पाउडर होता है उसको सीधे ऐड कर दोगे and then you heat it in the Bunsen burner. तो ये जो सब्सटेंस होता है, इसका जो भी कलर होता है, जैसा भी होता है, हाउ डज द कलर चेंज और किस आयन में कौन सा कलर चेंज होता है, वही हम ऑब्जर्वेशन में देखेंगे। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन बहुत ध्यान से करना, सब्सटेंस चेंजेस कलर, मतलब कैटेगरी ए में हम वही डिस्कस करेंगे जहां पे कलर चेंज होता है। नाउ यू इमीडिएटली आस्क मी सर कौन सा कलर, उस पे एक एक करके आ रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी, जो जो आयन सिलेबस के अंदर है वही मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। आयंस तो बहुत सारे होता है, सब आयंस के बारे में नहीं पूछा जाता है।
दिस ऑब्जर्वेशंस यू हैव टू रिमेम्बर। यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ना। तो तुम्हें अगर मालूम ही नहीं है कौन सा ऑब्जर्वेशन का क्या होता है, और एडवांस में हर बार ही क्वेश्चन आता है, और ये गारंटी है ठीक से पढ़ने से आउट ऑफ द 9 मार्क्स इन द पैराग्राफ 6 you can comfortably score. 6 you can comfortably score, if not all. जब मैं तुम्हें ये सब चीज बताऊंगा ड्राई टेस्ट, आई हैव जस्ट नाउ टोल्ड यू ड्राई टेस्ट इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट, बट अनफॉर्चुनेटली एक दो ऑब्जर्वेशन ऐसा होता है, एक दो ऑब्जर्वेशन ऐसा होता है कि जिससे हमें पूरा कंपाउंड के बारे में भी मालूम चल जाता है। ऑल्दो वी आर नॉट सपोज टू रिपोर्ट लाइक दैट, बट अगर कोई कंपाउंड के बारे में मालूम चल जाता है तो मेरा बाकी काम क्या होता है, काफी इजी हो जाता है। Fe3+ मतलब आयरन का सॉल्ट्स, मतलब सब्सटेंस चेंजेस कलर, मतलब पहले कुछ और कलर था, हीट करने के बाद कलर बदल गया। ये सबका वैसा ही है। कौन सा कलर किसमें होता है ये मैंने बता दिया, फर्स्ट। सेकेंड कैटेगरी बी, ये सब ड्राई सिस्टम हीटिंग में ही आ रहे हैं। तुम्हारा सॉल्ट पे कोई एक ही ऑब्जर्वेशन होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। जिंक में क्या हो रहा था, ओरिजिनल कलर व्हाइट था। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव रेड सॉलिड स्टेट। यस Yes, sir. उसमें याद होगा क्रिस्टल डिफेक्ट, क्रिस्टल Yes, डिफेक्ट में sir. आता है, हाँ हाँ, sir. एक्सेस, हाँ वो जिंक आयन सेंटर में बीच पे आ जाता है, इसलिए वो क्रिस्टल डिफेक्ट के लिए कलर इंपार्ट होता है। वो वही रीजन है, जो भी है रीजन तो अलग चीज है। बट सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है ध्यान से नोट करके देखो, ओरिजिनल कलर क्या है, व्हाइट है, और हीट करने के बाद चेंज नहीं हुआ। व्हाट डज इंडिकेट? इट इंडिकेट्स दिस कैन बी द फॉलोइंग कंपाउंड्स। मतलब ये ऑब्जर्वेशन से पता चलेगा इन चारों में कोई एक है। कौन सा है वो पता नहीं चलता है, बट इन चारों में कोई एक है, सो दैट योर टास्क इज कट डाउन। योर टास्क इज कट डाउन सो दैट तुम बाद में इन चारों के अंदर कैलकुलेट करते रहोगे। यह है ऑब्जर्वेशन बी। अब हम लोग आ रहे हैं ऑब्जर्वेशन सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए। थर्ड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन सी, sublimate is formed. Do you know what is a sublimate? Perhaps you know. तुम सोच रहे हो सर क्या माइंड करेंगे, इसलिए हम नहीं बताएंगे, गलत बता हो जाएगा। All of you know what is a sublimate. Come out with the answer. Solid directly converting to gaseous. मैंने पूछा व्हाट इज अ सबलिमेट, तुम बोल लो सब्लिमेशन क्या होता है। A substance that undergoes sublimation. वो तो नहीं नहीं सर जो गैस Sublim- निकला एक सॉलिड के सब्लिमेशन के बाद, राइट। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब कोई सॉलिड सर जो गैस होगा ना वो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो उसका देखोगे CO2 यहां से इवॉल्व हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो वो सब्लिमेट नहीं बनाता, यहां से CO2 भाग जाता है। दैट इज नॉट सब्लिमेट। कुछ कुछ कंपाउंड्स में क्या होता है, जब तुम हीट करोगे तो जो गैस निकलेगा वो जब कूलर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब में आता है, ये तो हॉटर पार्ट है, ये कूलर पार्ट है यहाँ पे। सो व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द कूलर पार्ट ऑफ द ग्लास ट्यूब, यहाँ पे डिपोजिट हो जाता है। सब कंपाउंड में डिपोजिट नहीं होता है, कुछ ही कंपाउंड में डिपोजिट होता है। उस डिपोजिट को क्या कहा जाता है, सब्लिमेट। एकदम टेस्ट ट्यूब को ऊपर में देखोगे, टुवर्ड्स द कूलर पार्ट, टुवर्ड्स द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, क्रिस्टल डिपोजिट टाइप का होता है, हल्का सा डिपोजिट होता है। जिस पे ये डिपोजिट होगा उसका मतलब है वो सब्लिमेट है। अब सब्लिमेट हो गया, अब सब्लिमेट के अंदर सब डिविजन देखो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
फर्स्ट व्हाइट सब्लिमेट, सब्लिमेट का कलर क्या है? व्हाइट। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, आई थिंक यू ऑल ऑफ कॉपीड। व्हाइट सब्लिमेट इट्स ऑल अबाउट रिएक्शंस, टर्न्स ब्लैक ऑन पासिंग H2S। मतलब सब्लिमेट का कलर व्हाइट था, मैं रेड से जो शो कर रहा हूं ये व्हाइट था। नाउ व्हेन यू पास H2S, तुम अगर कभी स्कूल का लैब विजिट किया, कॉलेज का देखोगे, कीप्स apparatus में होता है H2S, वहां से पाइप से अगर H2S पास करोगे तो ये सब्लिमेट का कलर तुरंत क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, मतलब ब्लैक हो जाएगा। देखो, टर्न्स ब्लैक ऑन पासिंग H2S। इससे इन्फरेंस क्या ड्रॉ होता है? इससे इन्फरेंस ड्रॉ होता है इट कैन आइदर बी मर्क्यूरी क्लोराइड और मर्क्यूरस क्लोराइड। बट तुम कहोगे सर ये तो कैटायन के बारे में, आप पूरा कंपाउंड क्यों लिख रहे हो? तो टू बी ऑन द सेफर साइड में लिख दूंगा फॉर मर्करी सॉल्ट्स। बट मर्करी सॉल्ट्स तो है, बट ये हर मर्करी सॉल्ट का प्रॉपर्टी नहीं होता है, इसलिए खाली मर्करी सॉल्ट जान के कोई फायदा नहीं है। अगर यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट कंपाउंड के बारे में आइडिया हो जाता है, ये तो अच्छी बात है ना। बाद में चुपके से मैं खाली क्लोरीन का टेस्ट कर लूंगा, आंसर आ जाएगा। तो इसलिए जो जो इंफॉर्मेशन में जो जो चीज मैं बता के दे रहा हूं, वहां पे वो इंफॉर्मेशन याद रखना है। यह है फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, अरे अगेन पूरा वाइट, याद ही रखना पड़ेगा ना कुछ। और कोई रास्ता नहीं है। जैसे प्रैक्टिकल में याद रखते हो, याद रखना पड़ेगा पूरा। बट सिस्टमेटिक वे से नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर हाथ से बाहर चला जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाइट सब्लिमेट, नो चेंज इन कलर, डायरेक्ट इन्फो देगा वो। ये जो मैं लिख रहा हूं ना, यही एग्जाम में दिया जाएगा, और उससे बाद तुम्हें कैटायन का नाम पूछेगा। इस पे कलर चेंज हो गया था, इसमें क्या लिखा? ये एमोनियम सॉल्ट्स का आइडेंटिफिकेशन है। किसका? एमोनियम सॉल्ट। थर्ड एंड फोर्थ ऑलरेडी जेई में आ चुका है, जो मैं लिखने वाला हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द थर्ड वन, ब्लैक सब्लिमेट। तुम कहोगे सर आप रेड से लिख रहे हो। टर्न्स रेड on rubbing with a glass rod. इसका मतलब क्या है? तुम्हारा जो ये सब्लिमेट था ब्लैक कलर का, इसमें ग्लास रॉड होता है, रॉड, सिंपल रॉड। उस रॉड से हल्का सा स्क्रैच करोगे, तोड़ मत देना ग्लास भी करो, हल्का सा स्क्रैच करोगे तो क्या होगा? वो रेड कलर होके नीचे गिरता है। इट फॉल्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेड ड्रॉपलेट्स। इसलिए बोला ब्लैक सब्लिमेट टर्न्स रेड ऑन स्क्रैचिंग और रबिंग विद अ ग्लास रॉड। देखो, लुक एट द इन्फरेंस। नॉट ओनली मरकरी पता चलता है, पूरा कंपाउंड पता चल जाता है। इसलिए एक बार एग्जाम में ये ऑब्जर्वेशन आया था, इट इज ऑब्जर्व, पूरा ये लिख के दिया था जो मैं तुम्हें लिख के दिया हूं। ठीक है, अब 4 ऑप्शन गिवन था, पूछा गया था ये कौन सा कंपाउंड है। खाली कैटायन नहीं पूछा। स्कूल में तो हम कैटायन रिपोर्ट इसलिए करते हैं बिकॉज ऑथेंटिक रूल है, बट अगर मुझे पूरा कंपाउंड मालूम चल गया, इज इट अ डिसएडवांटेज और एडवांटेज फॉर मी? ऑब्वियसली एडवांटेज। ये हो गया थर्ड वन। 4 ही है, और फोर्थ वन में ऊपर में लिख रहा हूं। 4 ही सब्लिमेट है जो तुम्हें याद रखना है। 3 लिख दिया, सिस्टमेटिक वे से लिखवा रहा हूं सो दैट तुम्हारा गलती भी नहीं होगा। एंड ऑप्शन 4, सेम ऑप्शन, येलो सब्लिमेट टर्न्स रेड on rubbing with a glass rod. तुम कहो सर ये किसका होता है? ये भी मरकरी का ही होता है, सब सब्लिमेंट मरकरी का ही बनता है मोस्टली। ये है HgI2,
यहां तक प्रॉपरली नोट कर लो. सर फोर्थ में ग्लास रॉड ना अगेन. Done, sir. Noted till here? Yes, sir. Good. सर फोर्थ वाले में ग्लास रॉड था ना ऑब्वियस. हाँ, सभी रॉड मतलब लोहे का रॉड से तो टूट जाएगा. रॉड मतलब कोई भी ट्यूब टाइप का जिससे थोड़ा स्क्रैच करोगे तो वो अपने आप वैसा हो जाता है. ओके सर. Next test, just hold on. So after the dry test tube heating, the next thing that we'll be doing is flame test. What is flame test? I'll come to it one by one. तुम लोग का कॉलेज में प्रैक्टिकल्स हुआ था? हाँ सर, दो दिन पहले हुआ था. अच्छा, तो फ्लेम टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही. तो टाइट्रेशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किया था हमने. अच्छा, अभी फ्लेम टेस्ट सॉल्ट एनालिसिस नहीं हुआ है? सही फर्स्ट डे था. अच्छा प्रैक्टिकल सारे सेंटर्स में नहीं हुए. अच्छा, अलग अलग जगह पे हुआ. गॉट इट. पर सॉल्ट एनालिसिस तो होता है पार्ट में, इट्स पार्ट ऑफ द बट सिलेबस. स्कूल में किया था फ्लेम टेस्ट. हाँ, तो फ्लेम टेस्ट गुड. हाँ, वो तो ठीक है. तो फ्लेम टेस्ट पे करते क्या हो उसके बारे में मैं आ रहा हूँ, और उसके बाद एक दो सवाल है, फिर तो ऑब्जर्वेशन याद रखना है. व्हाट वी डू, वी टेक अ प्लेटिनम वायर मेकिंग अ स्मॉल लूप. उसके बाद वी डिप द प्लेटिनम वायर इन कंसेंट्रेट HCl. डिप करने के बाद क्या होगा, दिस सरफेस विल बिकम मॉइस्ट विद HCl, एंड देन वी ऐड सैंपल. मतलब यहाँ पे सैंपल रखा होता है. वी डिप द प्लेटिनम वायर इनटू द सैंपल. तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो यहाँ पे जो लूप है इसके ऊपर में सैंपल स्टिक कर जाएगा. द सैंपल विल स्टिक एंड नाउ विल होल्ड इट इन द फ्लेम. एम आई राइट? यस. तो क्या होता है, व्हेन यू होल्ड इट इन द फ्लेम, डिपेंडिंग ऑन द कैटायन प्रेजेंट इन द सैंपल,
कैरेक्टरिस्टिक कलर्स ऑब्जर्व्ड। सो ऑब्जर्व फ्लेम टेस्ट का प्रिंसिपल ये होता है, टेक द प्लैटिनम वेयर, dip it in HCl, put it into the sample, and after the sample has stick to the platinum wire, hold it in front of the Bunsen burner or flame, and a characteristic color will be obtained for the flames. ये तो होता है फ्लेम टेस्ट में। तो जो फ्लेम का जो कलर होता है वो तुम्हें याद रखना है, कहानी खत्म। जैसे फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन होता है, द फ्लेम इज गोल्डन येलो, कोई एक ही ऑब्जर्वेशन होगा तुम्हारे लिए, वो किसका होता है? सोडियम का। ये क्लास 11 में एल्कली मेटल्स पे भी शायद तुम पढ़े हो, याद नहीं होगा, ठीक है। दूसरा होता है वायलेट, पोटेशियम, राइट 10th पे किए थे, अच्छी बात है। तो लाइलैक भी बोलते हैं ना इसको? हाँ लाइलैक भी बोलते हैं, राइट, पोटेशियम और लाइलैक दोनों ही बोल सकते हो। नेक्स्ट होता है एप्पल ग्रीन, दैट इज बेरियम 2+। नेक्स्ट होता है ब्रिक रेड, बट ये जो ब्रिक रेड फ्लेम होता है ना, ये ट्रांजिएंट होता है। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिएंट? कंटिन्यूअसली नहीं आता है, ब्रेक ब्रेक करके आता है। कंटिन्यूअस रेड नहीं होगा, कभी रेड होगा फिर कलरलेस, कभी रेड कभी कलरलेस, मतलब स्प्लिट में आता है, स्प्लिट होके। ये किसका होता है? कैल्शियम का। और एक होता है स्ट्रोंशियम का, पर स्ट्रोंशियम तुम्हारा सिलेबस पे नहीं है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। होता तो और भी बहुत कुछ का है, ठीक है। तो ये 4 फ्लेम हमें याद रखना है, मेन कलर। और एक होता है, याद रख सकते हो, ये कमी होता है, ब्लूइश ग्रीन, ये होता है कॉपर का। बस, मोर देन इनफ। Now my question to you is, in order to stick the sample with the platinum ware, मैंने सरफेस को मॉइस्ट बना दिया, वेरी गुड, अदरवाइज वो स्टिक करेगा नहीं, परफेक्टली राइट। तो मॉइस्ट बनाने के लिए, टू मेक द सरफेस मॉइस्ट, I could have taken simple water instead of HCl. I could have dipped the sample in simple water, या फेविकॉल लगा देता, फेविक्विक, सैंपल स्टिक कर जाता। Why did I dip in concentrate HCl? सर एक तो प्लैटिनम वायर क्लीन हो जाता उससे, कि जो ऑक्सीडाइज लेयर होता है वो निकल जाता। अगर मान लो प्योर प्लैटिनम वायर मैंने ले लिया, अच्छा तुम तो कोई भी, एक सेकेंड, तुम कोई भी वायर तो पूरा प्लैटिनम नहीं लेते हो, नाइक्रोम ही लेते, निकल प्लैटिनम मिक्स। अदरवाइज थोड़ा सा प्लैटिनम का कॉस्ट इतना ज्यादा आएगा कि तुम लैब में यूज करने के लिए 2 बार सोचोगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ठीक है, प्लैटिनम वायर को क्लीन करना है, वो तो कोई भी एसिड से क्लीन कर सकते हैं। नाइट्रिक डाल दो, एकदम साफ सुथरा हो जाएगा, कुछ ज्यादा ही साफ हो जाएगा। सर आयंस बनाने के लिए आयंस HCl क्यों? सर H2O जैसे डाल दिया तो फिर वो शायद फ्लेम नहीं डिस्टर्ब कर दे। नहीं एटम लेना अच्छी बात है। एक्चुअली क्या होता है, कलर होता क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसी कंपाउंड्स का होता है जो वोलेटाइल होता है। तो जब तुम्हारा सैंपल में कौन सा एनायन है, डू आई नो? सैंपल में सल्फाइड भी हो सकता है, सल्फेट भी हो सकता है, नाइट्रेट भी हो सकता है, ठीक है। अब इस पे कौन वोलेटाइल है कौन नहीं वोलेटाइल है, सब लोग वोलेटाइल नहीं होता है। बट जब हम इनको HCl के साथ डिप करेंगे और उसके बाद हीट करेंगे, तो ये जितना भी एनायंस है वो सब मेटालिक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? मेटालिक क्लोराइड में। और मेटालिक क्लोराइड्स क्या होता है? वोलेटाइल। और वोलेटाइल होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होगा वो काफी इजीली होगा।
तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर काफी इजीली होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अगर काफी इजीली होता है, तो फ्लेम का अलग अलग कलर आएगा डिपेंडिंग ऑन द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट आई एडमिट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल उसको वोलाटाइल बनाने के लिए उसको कंक HCl सोल्यूशन में डिप किया जाता है, सो दैट योर कंपाउंड वो जिस स्टेट में भी है, जिस एनायन के साथ भी है, वो वोलाटाइल क्लोराइड्स में कन्वर्ट हो जाए। दैट इज द एग्जैक्ट रीजन। So why do I dip into conc HCl and then obviously heat it so that the compound from whatever ion it was associated with will get converted to the chlorides which are volatile, and therefore the test will be easy, nothing more than that. और अगर क्लास 11 में तुम्हारा एल्कली मेटल्स बोल के एक चैप्टर था, याद है? क्लास 11 में एल्कली मेटल, एल्कालाइन अर्थ मेटल, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़े थे? सर इनऑर्गेनिक हम लोग का अभी चालू हुआ, एक दो महीने में। अच्छा, 11 का भी नहीं हुआ था? सब एक साथ ही अभी हुआ। अच्छा ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। उस पे तुम देखोगे जब सर पढ़ाएगा, जो एल्कली मेटल्स होता है एनसीईआरटी में भी है, लिथियम से लेके सीजियम तक, ऑल इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, ऑल इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। पक्की बात है। हाँ, कलर अलग अलग होता है, जिसमें मान लो मैंने दोनों ये डिस्कस किया, बाकी कलर मैंने बताया नहीं, आता भी नहीं है, सिलेबस में है भी नहीं। लेकिन व्हेन यू गो टू एल्कालाइन अर्थ मेटल, उसमें कौन कौन है? बेरिलियम से बेरियम। स्ट्रॉन्शियम सिलेबस में नहीं है, बट कलर देता है, वो मैंने लिखा नहीं। बेरियम देता है, कैल्शियम देता है, ये दोनों कलर नहीं देता है। वाई? बिकॉज इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो S2 है और साइज भी छोटा है, सो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? इजीली एक्साइट नहीं करता। टाइटली हेल्ड होता है, तो उसका एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होता है। या एक्साइटेशन होने के लिए, एक्साइटेशन होने के लिए जो तुम्हारा कलर वो एब्जॉर्ब करेगा, शायद वो विजिबल रेंज में नहीं आता है। कैसे भी इंटरप्रेट करो, कैसे भी इंटरप्रेट करो, तो अल्टीमेट आंसर क्या होगा? अल्टीमेट आंसर यही है कि मैग्नीशियम एंड बेरिलियम डू नॉट इम्पार्ट एनी कलर टू द फ्लेम। प्लीज नोट इट डाउन। एक तो S2 कॉन्फ़िगरेशन है, कंप्लीटली फिल्ड है, एक तो S2 है ना, कंप्लीटली फिल्ड है, तो रिएक्शन करने की एबिलिटी भी कम होता है। और जो कलर मैंने फ्रेम में याद करने के लिए बोला, ये याद कर लो, 5। सर SR के लिए क्या होगा? ऐसा सिलेबस पे नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं। ओके सर। वो तो इसका भी नहीं लिखा, लिथियम का नहीं लिखा, रूबिडियम का नहीं लिखा, वो सिलेबस पे नहीं। बट क्योंकि वो एल्कली मेटल का पार्ट है, उसके हिसाब से जेई कैन आस्क यू। मतलब वो सिलेबस में है कि नहीं है? क्योंकि जेई के नाम सॉल्ट सुनो, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर लिथियम, रूबिडियम, सीजियम, इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इसलिए उसका कोई कंफर्मेटरी टेस्ट कुछ भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, है ही नहीं वो सिलेबस में। बट फ्लेम का कलर क्या होता है, ये तो 11 के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। सो बाय चांस दे में आस्क इट, दैट आई एम सेइंग ओनली द फ्लेम पार्ट। एनसीईआरटी खोलोगे तो कलर मालूम चल। नॉर्मली दे डोंट आस्क, लिथियम का पिंक होता है, आई थिंक दे डोंट आस्क। सोडियम पोटेशियम ही वो पूछता है, पर जैसे सोडियम पोटेशियम को हम डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे, लिथियम का कोई स्कोप ही नहीं है, बिकॉज दैट डज नॉट कम अंडर द सॉल्ट एनालिसिस पार्ट, उसका है नहीं वो कैटायंस सिलेबस में।
Noted? Yes. sir. Next. बोरैक्स बीट टेस्ट। इसमें क्या होता है? बोरैक्स इज अ कंपाउंड। बोरैक्स का स्ट्रक्चर ये सब जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है ही विल टीच यू। बोरैक्स को अगर तुम हाई टेम्परेचर में हीट करते हो तो वाटर तो बाहर जाता ही है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एट द सेम टाइम बोरैक्स ब्रेक होके इस पे कन्वर्ट होता है। जैसे हम वेल लेते हैं, प्लेटिनम वेल या कोई भी वेल ले लो और बड़ा वाला लूप बना लो। नाउ ऐड स्प्रिंकल सम वाटर, sprinkle some water on the surface so that the surface gets moist, and now dip it in borax powder. यहाँ पे borax powder रखा हुआ है, इसको dip करो। So obviously borax powder will stick to the loop, ऐसा करके stick कर जाएगा। Now heat this loop in flame. जब भी तुम loop को heat करोगे, borax will undergo decomposition, and ultimately after decomposition तो ये जो तुम्हारा सब्सटेंस लगा हुआ था इसके बॉडी में, जब तुम हीट करोगे ये मेल्ट करके डिकम्पोज करके इस लूप के साइज के अकॉर्डिंग एक ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म बनाएगा। डोंट टच इट, फट जाएगा, बट यू कैन सी ऑन बोथ साइड इट्स अ ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म। और उस फिल्म का कंपोजिशन क्या होता है? ये दोनों मिला के होता है। इसलिए इस ट्रांसपेरेंट फिल्म का नाम क्या होता है? बोरैक्स बीड। यही बोरैक्स बीड है। That means first we have prepared the bead. Now what is our task? जिस सैंपल का तुम्हें टेस्ट करना है, जिस सैंपल का टेस्ट करना है उसका एक या दो छोटा सा क्रिस्टल बीड के ऊपर रख दो, बहुत केयरफुली, so that the bead does not shatter. Now when you add the chemical, जो भी तुम्हारा कंपाउंड है डाल दिया। डालने के बाद again you heat it. तो होता क्या है, ये जो कंपाउंड के अंदर जो मेटल है, कोई मेटल तो होगा, कॉपर होगा, निकेल होगा, आयरन होगा, कोई मेटल तो होगा। वो मेटल क्या करता है? सोडियम को निकाल के उस मेटल का मेटाबोरेट बना देता है। सो अगर तुमने कॉपर लिया तो क्या होगा? आफ्टर एडिंग द सॉल्ट, इफ यू अगेन हीट इट, देन a characteristic color of the bead will be formed. A characteristic color of the bead will be formed due to formation of the metaborate of that metal. Due to formation of the metaborate of that metal. जैसे कॉपर का मेटाबोरेट है तो कॉपर का बनेगा, निकेल का है तो निकेल का बनेगा,
and every metaborate has a characteristic color. क्या कलर? कैरेक्टरिस्टिक कलर. तो मैं तुम्हें एग्जाम में क्या करूंगा, लिख के दूंगा a metal gives this and this color in the borax speed test. बस. तो जो मेटल मेरा सिलेबस के अंदर है उस मेटल का बोरैक्स स्पीड का कलर मुझे याद रखना है. Am I right? याद रख पाओगे तो नंबर आएगा, भूल जाओगे तो नंबर नहीं आएगा. So this is the principle of borax bead test. जब क्रिस्टल रख दे बीट पे तो कलर आ जाएगा कि बाद में हीट भी करना है. हीट लिखा है ना, बोल्सन बार्नर से हीट कर, रखने से कैसे कलर आएगा? रखने से कलर नहीं आता. यू हैव टू हीट इट. यू हैव टू हीट इट अगेन इन द फ्लेम. तभी तो तुम्हारा मेटल सोडियम को धक्का मार के निकाल के अपना मेटाबोरेट बनाएगा ना, नहीं तो रिएक्शन कैसे होगा? जी सर. जस्ट रखने से नहीं होता. अगेन यू हैव टू हीट इट. अब तुम अगर लैब में विजिट की हो कभी तो देखोगे बार्नर में दो टाइप ऑफ फ्लेम आता है. आई डोंट नो वेयर यू आर एवर रीड ऑफ इट और नॉट. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड बार्नर के नीचे एक नॉब होता है छोटा सा ऐसा करके. इफ यू क्लोज इट, फ्रेश एयर इज नॉट अलाउड टू एंटर. देन इट्स अ रिड्यूसिंग फ्लेम. ठीक है. तो ये जो बोरैक्स बीड में कलर डेवलप होता है ये तुम्हें दोनों फ्लेम में याद रखना पड़ेगा. ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कौन सा कलर होता है और रिड्यूसिंग फ्लेम में कौन सा कलर होता है. तो जो मेटल तुम्हारा सिलेबस पे है सबका प्रिंसिपल सेम है. बोरैक्स बीड बनाने के बाद सैंपल को डाल के दोबारा हीट करो. डिपेंडिंग ऑन व्हाट कंपाउंड इट विल प्रोड्यूस इट विल हैव कैरेक्टरिस्टिक कलर. तो तुम्हें क्या करना है, जो मेटल सिलेबस में है उसका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम में जो कलर होता है ये तुम्हें याद रखना है. सर एक डाउट है कि वो बोरैक्स बीड को मेटल के साथ डाल के हीट करेंगे तो ये बनेगा ना CuBO2. हाँ, मेटालिक सॉल्ट के साथ. हाँ हाँ. जैसे मान लो ना यहाँ पे है, सपोज करो CuCl2 है. तो जब तुम रिएक्ट करोगे ये NaCl के बाहर चला जाएगा. कॉपर जो मेटाबोरेट बनाएगा, NaCl अगर बनता भी है उसका तो कलर नहीं होगा, तो इस मेटाबोरेट का कलर होगा, वही शो करेगा. बट वो एग्जैक्टली कौन सा मेटाबोरेट बनाएगा दैट डिपेंड्स ऑन वेदर यू आर कैरिंग आउट इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और इन रिड्यूसिंग फ्लेम. रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होता है, कार्बन होता है. नॉर्मली क्या होता है, देखो मैं, ये कॉपी हो गया ना. हाँ सर. अब देखो जो मैं कह रहा था, मान लो ये बोरैक्स बीड बन गया, बीड बन चुका है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, बीड इज ऑलरेडी फॉर्म्ड. तुमने इसमें कॉपर का सॉल्ट डाल दिया. अरे कोई भी कॉपर का सॉल्ट हो तो क्या होगा, कॉपर सोडियम को निकाल के, कॉपर +2 में है ना, तो वो उसका मेटाबोरेट बनाएगा. इस कॉपर मेटाबोरेट के कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है. सपोज करो इसका कलर ब्लू होता है, तो तुम्हें बीड में कौन सा कलर दिखाई पड़ेगा, बोलो, ब्लू. लेकिन अगर तुम रिड्यूसिंग फ्लेम में करते हो, व्हाट इज रिड्यूसिंग फ्लेम, बोलो, उस पे कार्बन होता है, कार्बन. तो कार्बन क्या करेगा, इस कॉपर को +2 स्टेट से क्या करेगा मालूम है, कॉपर में कन्वर्ट कर देगा. तो कॉपर का कलर तो ब्लू नहीं होता है, क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है. तो तब तुम्हारा कलर क्या हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा. इसलिए तुम ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कर रहे हो या रिड्यूसिंग फ्लेम में कर रहे हो, दोनों फ्लेम में कंपाउंड क्या बनता है छोड़ दो, और कलर दोनों फ्लेम में तुम्हें याद रखना है. तुम कहोगे सर कितना सारे मेटल्स है, 6 मेटल है. सबका कलर हमें याद रखना है, हॉट ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में और हॉट मतलब हीट करने के बाद ही तो करते हैं ना, रिड्यूसिंग फ्लेम में. तो हाउ मेनी कलर्स डू आई नीड टू रिमेंबर, 12. हाउ मच, 12. रॉन्ग. क्यों, कलर सेम नहीं हो सकता है. गॉट इट. Yes sir. हाँ, तो यही क्वेश्चन आएगा, नेम द मेटल which shows the same color
in hot oxidizing and hot reducing flame? समझ में आ गया? एक मिनट प्रीवियस That- पेज पे ना, हाँ, क्या बोलो? प्रीवियस पेज पे दिखा सकते हो? मतलब तुम्हें कलर याद रखना है, वो क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो उसका हेडेक है एग्जामिनर का, तुम्हें कलर याद रखना है, खत्म। तो जो जो मेटल सिलेबस में है उसका कलर में लिख के दूंगा, तुम्हें याद रखना है। ये भी तो पूछा गया था एक बार, नेम द मेटल विच शोज नो कलर, मतलब विच इज कलरलेस इन हॉट ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा इस पे तुम क्यों एम्फेसिस दे रहे हो? तुम्हें कलर याद रखना है, याद रखना है। अब वो तुमसे कोई भी सवाल पूछे तुम आंसर दे सकते हो, इसलिए तुम्हें 6 मेटल्स का जो डिफरेंट कलर्स होता है इन हॉट ऑक्सीडाइजिंग एंड हॉट रिड्यूसिंग फ्लेम, मैं चार्ट बना के दे रहा हूं, तुम लोग कॉपी कर लो, स्टोरी खत्म। सर एक्चुअली मेरे को ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रिड्यूसिंग फ्लेम नहीं समझा, वो क्या? 2 टाइप ऑफ फ्लेम होता है, एक में ऑक्सीजन सप्लाई होता है, एक में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है। ओके सर तो दोनों में अलग क्यों होगा, मतलब? बिकॉज एक में कार्बन पार्टिकल ज्यादा होता है, रिड्यूस हो जाता है। जहां पे रिड्यूसिंग फ्लेम होता है उस पे कार्बन पार्टिकल्स होता है, तो कार्बन तो हायर ऑक्सीजन स्टेट लोअर ऑक्सीजन स्टेट कर देगा ना। हाँ सर, समझा समझा। ठीक है, तो मैं मेटल्स का नाम लिख रहा हूं। मेटल्स मतलब आयन होगा, कॉपर, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम। सॉरी, तुम्हें जो कलर में लिख के दे रहा हूं वही याद रखना है, बहुत सारा वैरायटी याद नहीं रखना है। कॉपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में बता दिया था कलर ब्लू, और इसमें रेडिश ब्राउन। नेक्स्ट चले आयरन में, पहले मेटल्स का नाम लिख लेते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्रोमियम, सिंबल तो समझ में आता ही है। कोबाल्ट, निकेल,